नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त युगीन अर्थव्यवस्था के बारे में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त सम्राटों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, अपितु एक श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था को भी जन्म दिया। गुप्त काल के सर्वतोन्मुखी विकास को देखते हुए उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के कारण ही विशाल गुप्त साम्राज्य शताब्दियों तक अक्षुण्ण बना रहा। तत्कालीन पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्री से हमें उस उन्नत अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, जैसे कालिदास की रचनाएं, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, वराहमिहिर की बृहद संहिता, अमरकोश, वात्स्यायन का कामसूत्र, कामंदकीय नीति शास्त्र, नारद और बृहस्पति स्मृतियाँ आदि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के पर्याप्त जानकारी देते हैं। इसके अलावा फाहियान का जो यात्रा विवरण है या समकालीन कुछ चीनी ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसके मुख्य आधार थे कृषि। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, क्योंकि इस काल में आर्थिक जीवन जो समृद्ध हुआ, उस आर्थिक जीवन के सभी पक्षों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी पक्षों में प्रचुर प्रगति हुई। उसमें कृषि हो, पशुपालन है, उद्योग, शिल्प है, व्यापार वाणिज्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। गुप्तकालीन साहित्य, जिसमें स्मृतियाँ हैं, बृहद संहिता, अमरकोश और कालिदास की रचना, इन सब से हमें गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। उसे हमें पता चलता है कि हल में लोहे के फाल का प्रयोग इस समय किया जाता था। बृहस्पति और नारद स्मृतियों में कृषि उपकरणों को क्षति पहुंचाने वालों को कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। बृहद संहिता में कहा गया है कि बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। बृहद संहिता में एक पूरा अध्याय पृथ्वी के नीचे जल खोजने की विधियों से संबंधित है। साधारणतः सभी तरह की उपज जो आजकल होती हैं उस युग में भी हुआ करती थी। अमरकोश में उपज के विभिन्न वस्तुओं के नाम हमको प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूँ, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च। बृहद संहिता में हमें 3 फसलों का उल्लेख मिलता है कि ये लोग 3 फसल लेते थे। एक फसल श्रावण के महीने में तैयार होती थी, दूसरी बसंत में और तीसरी चैत्र या बैसाख में होती थी। कृषि, गुप्त काल में कृषि की बहुत अधिक प्रगति हुई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार भूमि के संबंध में जागीरदारी अथवा सामंतवादी प्रथा का आरंभ भी गुप्त काल की विशेषता रही थी। डॉक्टर RS शर्मा ऐसा मानते हैं कि कुछ सीमा तक भूमि व्यवस्था में सामंतवादी प्रथा का आरंभ गुप्त काल के आर्थिक इतिहास की मुख्य विशेषता रही है। इसमें भूमि के क्रय विक्रय का पंजीयन करने के लिए विशेष पट्टे या राजपत्र अस्तित्व में आ जाते हैं। गुप्त शिलालेखों में जमीन की बिक्री के बारे में काफी उल्लेख हमको मिलता है। बृहस्पति के अनुसार सीमित क्षेत्रों में सामुदायिक खेती करने का प्रचलन भी इस काल में प्रारंभ हो गया था। नारद और बृहस्पति स्मृति दोनों में ही लिखा है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसके पुत्रों में बांट दी जाती थी।
इस तरह बड़े बड़े खेतों का विभाजन होता चला गया। गुप्त काल में कृषि की उन्नति के लिए राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता था। सिंचाई के निमित्त नदी, झील, बांध, वापी और कूप आदि से नहरें निकालकर खेतों में पानी पहुंचाया जाता था, जिसका उल्लेख गंगधार अभिलेख में भी आया है। और स्कंदगुप्त के गिरनार अभिलेख से भी हमको ज्ञात होता है कि उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। किसानों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला मुख्य औजार हल था। और इस काल में खेती में प्रयुक्त होने वाले जमीन से पैदावार का निश्चित भाग राज्य द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। इसे भाग कहते थे। मौर्य काल में चुंगी के लिए भी शुल्क शब्द प्रयुक्त होता है और उसी को गुप्त काल में भोग कर भी कहते थे। इतने बड़े साम्राज्य में ठीक से शासन चलाने में काफ़ी धन खर्च होता था। राज्य की कोष का एक बड़ा भाग कर्मचारियों का वेतन चुकाने में भी जाता था। फाहियान के विवरण से पता चलता है कि राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन देता था। दूसरा है पशुपालन। पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन था। कामंद के नीति सार के अनुसार गौपालन वैश्य का पेशा है और अमरकोश में पालतू पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया गया है। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम में आता था। इसके बाद उद्योग एवं शिल्प। गुप्तकालीन उद्योगों और शिल्पों में जहाँ एक और विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी या तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, पाषाण शिल्प, हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में विशेष प्रगति हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु शिल्प की। इस धातु शिल्प धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ है, जो इतनी शताब्दियों बाद भी बिना जंग लगे आज भी अक्षत खड़ा है। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज से मिली थी और इस समय बर्मिंघम में स्थित है। कामसूत्र में धातु विज्ञान को 64 कलाओं में से एक कहा गया है और धातु कर्म का सर्वोत्तम रूप इस काल के सिक्कों में देखा जा सकता है। गुप्त कालीन सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं। वस्त्र निर्माण भी गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में उल्लेख आता है कि गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के लिए बहुत बारीक कपड़ा बनाया जाता था और इस ग्रंथ में रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन है। इसके लिए स्वदेश में विस्तीर्ण बाजार उपलब्ध था, क्योंकि संपूर्ण भारत में होने वाले उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था और विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत अधिक मांग थी। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी उन्नत अवस्था में था। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण और रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुलता से प्रयोग किया जाता था। बृहद संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। साहित्यिक साक्ष्यों से विदित होता है कि गुप्त काल में काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी से कुछ भी बनाने की जो कला है वो भी विकसित अवस्था में थी। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल से गुप्तकालीन स्तरों से हाथी दांत की बनी मोहरें हमको प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि इस काल में जो उद्योग धंधे थे वो उन्नत अवस्था में थे, क्योंकि
किसी भी देश के उद्योग धंधे उस देश के व्यापार वाणिज्य के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके बाद श्रेणी संगठन किस प्रकार के थे वो मैं आपको बताती हूँ। शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी संगठित थे और उन्होंने अपने अपने संघ बना रखे थे। इन संघों को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उनके अपने नियम और कोष थे। वे आधुनिक बैंक का काम भी करते थे। ये ऋण ब्याज पर देते थे और निधियां ब्याज पर अपने पास जमा रखते थे। श्रेणियां आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य भी करती थी, जैसे सभागृहों का निर्माण, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाओं से युक्त विश्राम गृहों, जलाशयों, उद्यानों, मंदिरों आदि का निर्माण। मंदसौर के एक कुमारगुप्त कालीन अभिलेख से ज्ञात होता है कि दशपुर में तंतुवाहों की एक श्रेणी थी जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त के काल के इंदौर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इंद्रपुर यानी इंदौर के देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर की एक तैलिक श्रेणी, तेल के व्यापारियों का संघ के पास इस उद्देश्य से रुपया जमा कराया था कि उसके सूद से सूर्य मंदिर में दीपक जलाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से श्रेणियाँ जो थी वो बहुत, इनका प्रबंध जो था श्रेणियों का छोटी छोटी समितियों के हाथ में रहता था, जिनमें 4-5 सदस्य और एक अध्यक्ष होता था। नारद और बृहस्पति स्मृतियाँ भी इसकी पुष्टि करती हैं। तो इन श्रेणियों के द्वारा व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन प्राप्त होता था। ये तो हुए श्रेणी संगठन। अब हम जानेंगे इस काल के व्यापार के बारे में। गुप्त काल में व्यावसायिक विकास के कारण व्यापार का भी बहुत विकास हुआ। इस समय 3 प्रकार के व्यापारी विद्यमान थे: फेरी वाले, फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता। तो फुटकर विक्रेताओं की दुकानें एक जगह होती थी, वो छुटपुट सामान बेचते थे। थोक विक्रेता बड़े व्यापारी होते थे, वे काफ़ी माल एक ही बार में बेचते थे। और बड़े व्यापारी कभी कभी साझा पत्ती के सिद्धांत पर भी व्यापार करते थे। व्यापारिक समितियों को निगम कहा जाता था। निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे। वह अतुल धनराशि का स्वामी माना जाता था। उसका सम्मान राजा और व्यापारी दोनों ही करते थे। तो हम पहले व्यापार जो है दोनों प्रकार का था, आंतरिक व्यापार भी और विदेशी व्यापार भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे आंतरिक व्यापार के बारे में। इस समय गुप्त साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दोनों ओर समुद्रों से सटा हुआ था। स्थल और जल व्यापार दोनों बहुत तेजी से चल रहे थे, उन्नति के शिखर पर थे। देश में व्यापार की सुविधा के लिए राजमार्गों और जल मार्गों की समुचित व्यवस्था थी। गुप्त काल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थिति ने गुप्तकालीन नरेशों द्वारा बहुत मात्रा में प्रचलित स्वर्ण और रजत मुद्राओं ने व्यापार के विकास में बहुत सहयोग प्रदान दिया होगा। आंतरिक व्यापार की पण्य वस्तुओं में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी, जिन्हें नगरों और ग्रामों के बाजारों में मुख्यतः बेचा जाता था, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं में दूरस्थ प्रदेशों से लाई हुई वस्तुएं शामिल थी। सार्थवाह भ्रमणशील व्यापारी थे, जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नारद और बृहस्पति स्मृतियों में क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम विनियम मिलते हैं। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित और निरापद थी, क्योंकि फाहियान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी
असुरक्षा महसूस नहीं की थी। पेशावर, भड़ौच, उज्जैन, बनारस, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति आदि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कालिदास ने उज्जैनी के वैभव और समृद्धि पर मुग्ध होकर उसे स्वर्ग का एक चमकता हुआ टुकड़ा कहा है। इस समय जल मार्ग व्यापार की दृष्टि बहुत अधिक सुविधाजनक था और कम खर्चीला था। नदियों द्वारा व्यापार होता था और बड़ी बड़ी नौकाएं बनाई जाती थीं। जगह जगह विश्राम स्थल बने हुए थे। नगरों में व्यापार करने वाले धनिक व्यापारी को श्रेष्ठी या नगर श्रेष्ठी कहते थे। ये था आंतरिक व्यापार। अब हम जानेंगे विदेशी व्यापार के बारे में। भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। ये देश थे चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया, बाइजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य और हिंद महासागर के द्वीप। गुप्तकाल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। चीन का रेशम, जो चीनांशुक के नाम से प्रसिद्ध था, भारत के बाजारों में बहुत अधिक लोकप्रिय था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम के साथ भारत के व्यापार में कुछ गिरावट आई, लेकिन वहाँ रोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद पारंपरिक व्यापारिक संबंधों का पुनरुद्धार हुआ और भारत से बाइजेंटाइन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली दो अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं रेशम और मसाले थे। भृगुकच्छ यानी भड़ौच पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह गंगा के मुहाने पर स्थित ताम्रलिप्ति था। पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया और भारत से होने वाले चीन, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका के व्यापारिक जहाज यहाँ पर आते जाते थे। रघुवंश दश कुमार चरित्र में ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध सामुद्रिक व्यापार के उल्लेख आते हैं। तो इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का केंद्र स्थल था और विश्व के सामुद्रिक देशों में वह सर्वप्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। ये हुआ। इस समय भारत में बने आभूषण और हीरे मोतियों की मांग थी। चंदन की लकड़ी और केसर जैसी सुगंधित वस्तुओं की भारी मांग थी। इन वस्तुओं के बदले में विदेशों से सोने के सिक्कों का आयात होता था। गुप्त युग में घोड़ों का आयात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अरब, फारस, अफगानिस्तान से किया जाता था। चीन से रेशम और चीनी मिट्टी से बने बर्तनों का आयात किया जाता था। श्रीलंका से मोती और चांदी का आयात होता था। इथोपिया से तेजपात और लोबान का आयात किया जाता था। ये हुआ विदेशी व्यापार। अब हम जान लेते हैं गुप्तकालीन मुद्राओं के बारे में। वैसे तो भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, परंतु गुप्त काल में मुद्रा निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुद्रा के विनिमय का स्थायी रूप ले लिया, जिस वजह से देश में सिक्कों का बहुत अधिक प्रचार हुआ। गुप्त नरेशों में संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्का चलाया था और गुप्तों के अधिकांश सिक्के सोने के बने हुए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गुप्त युग में बहुत अधिक खुशहाली थी। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक 13 शैलियों के सिक्के ढलवाए। प्रत्येक सिक्के का तोल 124 से 129 ग्रेन के मध्य था, लेकिन उसने चांदी के सिक्कों का निर्माण भी जारी रखा था। स्कंदगुप्त ने पहली बार 124 ग्रेन की विदेशी मुद्रा तोल छोड़कर भारत की 144 ग्रेन की स्वर्ण तोल को अपनाया था, अर्थात उसके सिक्के का वजन 144 ग्रेन था, लेकिन उसने भी चांदी के सिक्कों का निर्माण जारी रखा। लेकिन बाद में हुण आक्रमण भारत पर
प्रारंभ हो चुके थे। तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं वो बाद में उसमें मिलावट हमें नज़र आती है। सोने के साथ में 74 ग्रेन तक उसमें मिलावट पाई गई थी। बाद के गुप्त शासकों के सिक्कों में मिलावट की जाने लगी और इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगी थी और इसका प्रभाव भारत के आंतरिक और विदेशी प्रभाव पर भी पड़ा था। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर समाप्त।